Hello students, I am your teaching mentor शिवम राज सिंह फ्रॉम अर्जुना इंस्टीट्यूट और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। सो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड का सेकेंड लेक्चर होने वाला है। इसके प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बात कर लिया था स्ट्रेस एंड स्ट्रेन क्या होता है। हमने स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के अलग अलग टाइप्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया था और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी डिस्कस कर ली थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर से जाके देख लीजिएगा, इसके बिना आपको ये चैप्टर नहीं समझ में आने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि हुक्स लॉ क्या होती है। हम लोग बात करेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ यंग मॉड्यूलस के बारे में और हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ग्राफ एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। सो ये सारी चीज़ें आप इस लेक्चर के अंदर जानने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए हमारे इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉ जिसका नाम है हुक्स लॉ के बारे में। अब हुक्स लॉ जो है वो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार चीज़ें बताती हैं हमें। सो हुक्स लॉ कहती है कि जब भी किसी भी सब्सटेंस के अंदर में स्मॉल डिफॉर्मेशंस होते हैं, यहाँ याद रखिएगा कि डिफॉर्मेशन स्मॉल हो रहा है, तो उस सिचुएशन में उस सब्सटेंस का जो स्ट्रेस है एंड स्ट्रेन है वो हमेशा एक दूसरे के प्रोपोर्शनल ही होगा। हाँ, अगर वो डिफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लार्ज है, तो वैसे सिचुएशन में ये जो डिफॉर्मेशन का स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल में नहीं होगा। बट वो डिफॉर्मेशन अगर स्मॉल है तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन हमेशा एक दूसरे के प्रोपोर्शनल ही रहेगा। अब इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस इक्वल्स टू के इंटू स्ट्रेन। अब यहाँ पर हमारा जो के है ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है और जिसे हम लोग कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में हमें आगे भी डिस्कस करना है, इसलिए इस नाम को याद रखिएगा। अब ये जो हुक्स लॉ है ये एक एम्फेरिकल लॉ होता है, मतलब कि वैसा लॉ जिसे हम लोग सिर्फ एक्सपेरिमेंट या फिर ऑब्जर्वेशन के थ्रू पा सकते हैं। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं एम्फेरिकल लॉ और हुक्स लॉ भी एक एम्फेरिकल लॉ ही होता है। अब जो हुक्स लॉ है ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है, बट कई सारी कंडीशंस के अंदर में हुक्स लॉ काम आ जाता है। वहीं पर कई सारी कंडीशंस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर हुक्स लॉ अप्लाइड नहीं हो सकता है। सो आपको इस चीज़ों का भी ध्यान रखना है अगर आप फ्यूचर में कोई भी एक्सपेरिमेंट करने वाले हो या फिर कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हो। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ जिसका नाम है स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का। सो आप यहाँ पर देख सकते हो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ के अंदर किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं और हम इसे अब अच्छे से डिटेल में समझने वाले हैं। सो यहाँ पर स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ के अंदर अलग अलग पॉइंट्स हैं। एक है ओ पॉइंट, फिर ए बी सी डी ई पॉइंट। अब इन सारे पॉइंट्स पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। सो ये जो स्पेशल स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है ये बेसिकली आयरन का स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और बाकी सारे एलिमेंट्स के भी अलग अलग स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ होने वाले हैं जिसे आप एनसीईआरटी के अंदर देख सकते हैं। तो आयरन का जो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है ये कह रहा है कि जब आयरन को हम लोग ओ से ए पॉइंट तक स्ट्रेस उसके अंदर अप्लाई करते हैं तो इसका जो स्ट्रेन होता है ये एक इलास्टिक बिहेवियर शो कर रहा होता है। मतलब कि इस सिचुएशन में आयरन के अंदर में जो भी स्ट्रेस लग रहा होता है वहाँ पर एक रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रही होती है जो कि हमेशा स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ आपस में प्रोपोर्शनल भी हमें दिखाई दे रहा है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ग्राफ है ये हुक्स लॉ को भी फॉलो कर रहा है। वहीं पर जब हम ए से बी पॉइंट तक देखते हैं तो यहाँ पर ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ है ये एक दूसरे के बिल्कुल प्रोपोर्शनल तो नहीं है, तब भी ये एक इलास्टिक बिहेवियर ही शो कर रहा है। बट जब बी पॉइंट के बाद की बात कर रहे हैं हम तो ये जो बी पॉइंट है ये इलास्टिक लिमिट है, मतलब कि इस पॉइंट पर पहुँचने के बाद आयरन आगे और भी इलास्टिक बिहेवियर शो नहीं कर सकता है। ये आयरन का लास्ट एंड पॉइंट है जहाँ तक वो इलास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है। अब जब हम बी से डी पॉइंट तक जाएंगे तो यहाँ पर हमें आयरन का
प्लास्टिक बिहेवियर देखने को मिलेगा। मतलब कि यहाँ पर आयरन के अंदर कोई भी रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लग रहा है, और अगर हम यहाँ पर आयरन में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करेंगे सो वैसे सिचुएशन में हमें ये देखने को मिलेगा कि आयरन अपनी जो पहले वाली पोजीशन थी उसे रिगेन नहीं कर पा रहा है, और इसी चीज़ को हम लोग कहेंगे प्लास्टिक बिहेवियर। बट जब हम डी से ई पॉइंट की ओर बढ़ेंगे तो ई पॉइंट पर आने के बाद ये जो आयरन है ये फ्रैक्चर हो जा रहा है, मतलब कि टोटली टूट जा रहा है। सो यही बेसिकली कहता है हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, जिसे आप समझ सकते हैं और बाकी अलग अलग एलिमेंट्स के भी स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ को देख सकते हैं। बेसिकली 3-4 एलिमेंट्स के स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ को आपको याद रखना है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। एक है कॉपर का, दूसरा ये आयरन का, तीसरा आपको लेड का याद रखना है, और चौथा मर्क्यूरी का याद रखना है। ये चारों के स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ से ही आपका मेन क्वेश्चन बोर्ड के अंदर में उठ के आने वाला है। क्लियर है? अब अगर हम लोग बात करें यंग्स मॉड्यूलस की, हमने मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में बात कर लिया। अब हम लोग बात करने वाले हैं यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है। सो यंग मॉड्यूलस का बेसिक डेफिनेशन होता है द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज नोन एज यंग्स मॉड्यूलस। मतलब कि जब हम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं तो यहाँ पर जब हमारा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ग्राफ एक दूसरे के लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट है तो वैसे सिचुएशन को हम लोग कहेंगे कि उस एलिमेंट के अंदर में, उस सब्सटेंस के अंदर में जो लगने वाला मॉड्यूलस है वो मॉड्यूलस है यंग्स मॉड्यूलस। अब इसे हम लोग डिनोट करते हैं वाई से, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। क्लियर है? चलिए अब अगर हम लोग बात करें मटेरियल ऑफ वायर के अंदर लगने वाले यंग्स मॉड्यूलस को हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो हम लोग जानते हैं टेंसाइल स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इंक्रीज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा एल बाई एल से। वहीं पर टेंसाइल स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अप्लाइड फोर्स बाय एरिया, जिससे हम लोग डिनोट करते हैं एम जी बाई आर स्क्वायर से। सो यहाँ पर जो हमारा यंग मॉड्यूलस होगा ऑफ अ मटेरियल वायर, इसका फॉर्मूला निकल के आएगा टेंसाइल स्ट्रेस बाई टेंसाइल स्ट्रेस। आप जानते हैं अब टेंसाइल स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है वो है एम जी बाई पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर पाई आर स्क्वायर का हम लोग इसीलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये जो मटेरियल ऑफ वायर है ये सर्कुलर फॉर्म में है, इसलिए हमारा आर स्क्वायर की जगह आएगा पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर जो टेंसाइल स्ट्रेन है इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एल बाई एल। तो जब हम वाई को निकालेंगे, मतलब कि हमारे यंग्स मॉड्यूलस को निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला बन करके आएगा एम जी एल बाई पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा यंग्स मॉड्यूलस का ऑफ अ मटेरियल वायर। क्लियर है? चलिए अब अगर हम लोग बात करें कि बल्क मॉड्यूलस क्या होता है। सो बल्क मॉड्यूलस बेसिकली द हाइड्रोलिक स्ट्रेस होता है क्रॉसपोंडिंग टू द हाइड्रोलिक स्ट्रेन। मतलब कि कोई भी फ्लूइड कितना ज़्यादा स्ट्रेन अप्लाई कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर और उससे कितना ज़्यादा स्ट्रेन निकल के आ रहा है, इस चीज़ को हम लोग कहेंगे बल्क मॉड्यूलस। इसका भी ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा और ये पास्कल भी हो सकता है, और इससे हम लोग कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कंप्रेसिबिलिटी की, सो कंप्रेसिबिलिटी भी बल्क मॉड्यूलस से मिलता जुलता चीज़ है। सो अगर बात करें कि कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, सो जब हम बल्क मॉड्यूलस को ले लेंगे एक कंप्रेस्ड फॉर्म में, मतलब कि जब हम बल्क मॉड्यूलस को रेसिप्रोकली ले लेंगे तो उस चीज़ को हम लोग कहेंगे कंप्रेसिबिलिटी, और जिसे हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल के से। अब अगर बात करें किसी भी सब्सटेंस के अंदर में बल्क मॉड्यूलस एंड कंप्रेसिबिलिटी के अंदर में क्या डिफरेंस आता है, तो अगर किसी सब्सटेंस का बल्क मॉड्यूलस हाई है तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी लो होगी। जिस तरीके से हमारा जो सॉलिड सब्सटेंस होता है यहाँ पर जो बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके बाद लिक्विड के अंदर में बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू आती है, और जो बल्क मॉड्यूलस की सबसे कम वैल्यू होती है वो गैसियस फॉर्म के अंदर होती है। वहीं पर कंप्रेसिबिलिटी की जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है वो सॉलिड के अंदर में होती है, एंड जो सबसे हाईएस्ट होती है वो होती है हमारी गैसियस फॉर्म के अंदर। मतलब कि सबसे कम सॉलिड, उसके बाद आएगा लिक्विड, और सबसे ज़्यादा टॉप पर आएगा हमारा गैस इन फॉर्म ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। और वहीं पर अगर हम बात करेंगे बल्क मॉड्यूलस की, तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हमारे आएगी सॉलिड के अंदर में, फिर हमारा आएगा लिक्विड, और लास्ट में हमारा आएगा गैस। इसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू रहेगी, और यही मेन डिफरेंस है बल्क मॉड्यूलस
एंड कंप्रेसिबिलिटी के बीच में। क्लियर है? सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर के अंदर इतना ही। इस चैप्टर के अंदर हमने बात कर लिया बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, और हमने हुक्स लॉ के बारे में भी बात कर ली। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी एंड हो जाता है। हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपने इस वीडियो का प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो उसे भी जाकर के ज़रूर से देख लीजिएगा, तभी जाकर के आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट होंगे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।